हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत बढ़िया रहोगे। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस सेशन के अंदर। दोस्तों आज के सेशन में हम लोग जीएसटी का आरटीपी सॉल्व करेंगे। इनकम टैक्स का आरटीपी ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है और इसी चैनल पर अवेलेबल है। मैं टीम से बोलकर उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दूंगा इन केस आपने उसे मिस आउट किया है तो। राइट, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं जीएसटी के आरटीपी को। राइट, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास जो अवेलेबल होता है वो केस बेस्ड वाला ही होता है। तो पहले हम केस बेस्ड के जो क्वेश्चंस हैं उनको देख लेते हैं एंड देन हम उसके बाद केस को रीड करेंगे सो दैट आंसर करने में हमको आसानी हो। तो बेस्ड ऑन द फैक्ट्स ऑफ द केस सिनेरियो गिवन अबव, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1 to 5। तो टोटल 5 क्वेश्चंस हैं इस केस बेस्ड सिनेरियो के बेसिस पे। डिटरमाइन द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ बाली बेल्स फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। तो सर इसने एग्रीगेट टर्नओवर की डिमांड करी है। बाली बेल वांट्स टू अवेल द आईटीसी ऑन द जीएसटी पेड ऑन द हैवी स्टील मशीन परचेज्ड इन द मंथ ऑफ सितंबर। तो हमने कोई मशीन खरीदी है, उसके आईटीसी की बात चल रही है। ठीक है सर। वेदर बाली बिल कैन अवेल द आईटीसी ऑन द फ्री सैंपल्स ऑफ द गुड। क्या हम फ्री सैंपल ऑफ द गुड्स पे आईटीसी क्लेम कर सकते हैं? सर इसका आंसर तो बिना हम केस बेस पढ़े भी कर सकते हैं, पर एनी हाउ केस बेस रीड कर लेते हैं। बाली बेन कैन क्लेम द आईटीसी रिसीव्ड इन जुलाई प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर अप टू द डैश ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर। बाली बेल कैन क्लेम द आईटीसी ऑन द इनपुट रिसीव्ड इन जुलाई ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। पिछले साल के इनपुट्स का आईटीसी कब तक ले सकते हैं? तो यहां पर बेसिकली लास्ट डेट पूछी जा रही है आईटीसी क्लेम करने की। ओके, कंप्यूट करना है वैल्यू ऑफ सप्लाई अंडर सेक्शन 15 मेड बाय द बाली बिल्स इन द मंथ ऑफ नवंबर। तो नवंबर महीने की वैल्यू ऑफ सप्लाई फाइंड करनी है। तो टोटल 5 चीजें आपको निकालनी है। अब जल्दी से पैराग्राफ को रीड करते हैं और आंसर मिलते जाएंगे। बाली बेल्स हेयर इन आफ्टर रिफर्ड टू बी एल बाली बेल्स, अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड इन चेन्नई प्रोवाइड्स द फॉलोइंग आउटवर्ड सप्लाई इन द मंथ ऑफ सितंबर। तो सितंबर की आउटवर्ड सप्लाई दी हुई है और पहला क्वेश्चन भी यही था कि आपको सितंबर के महीने का एग्रीगेट टर्नओवर बताना है। एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या आता है? सर एग्रीगेट टर्नओवर में हमारी टैक्सेबल सप्लाई आती है, जिसपे टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई आती है। इसमें हमारे पास सबसे पहले टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई आती है, जिसपे टैक्स या तो एफसीएम या तो आरसीएम पे लग रहा होगा। इसके अंदर एग्जेम्प्ट सप्लाई आती है। एग्जेम्प्ट सप्लाई में निल रेटेड, नॉन टैक्सेबल सप्लाई, होली एग्जेम्प्ट सप्लाई आती है। इसके अंदर आपकी एक्सपोर्ट वाली सप्लाई आती है और जो इंटर स्टेट सप्लाई करी है टू डिस्टिंक्ट पर्सन, जो इंटर स्टेट सप्लाई करी है टू डिस्टिंक्ट पर्सन, ये आपके एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन में कवर होता है। राइट, तो आपको सितंबर के महीने का एग्रीगेट टर्नओवर निकालना है। तो आपको आउटवर्ड सप्लाईज की डिटेल दी हुई है। इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई टैक्सेबल 40 लाख, एग्जेम्प्ट 15 लाख। इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई टैक्सेबल 30 लाख, एग्जेम्प्ट 10 लाख। बाली लिमिटेड ने सोल्ड किया है लैंड 2 करोड़ का एक्सक्लूडिंग जीएसटी इन द मंथ ऑफ सितंबर। क्या लैंड की सेल आउटवर्ड सप्लाई का पार्ट बनेगी? नहीं सर, लैंड तो नीदर गुड नॉर सर्विस, ये तो नेगेटिव लिस्ट में आता है। तो लैंड की सप्लाई आपके एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट नहीं बनेगी। नॉट कंसीडर्ड एज कंसीडर्ड इन एग्रीगेट टर्नओवर, इसे एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट नहीं बनाया जाएगा। बेल्स ने परचेस करा है 1 हैवी स्टील, परचेस करा है तो परचेस तो आउटवर्ड सप्लाई का पार्ट ही नहीं होता। बेल ने परचेस करा है हैवी स्टील्स इन द मंथ ऑफ सितंबर फॉर ₹1 लाख एक्सक्लूडिंग जीएसटी 18%। बाली बेल ने कैपिटलाइज कर दिया है वैल्यू ऑफ मशीन अलोंग विद जीएसटी। लो जी, इसने मशीन की वैल्यू के साथ साथ जीएसटी को भी कैपिटलाइज कर दिया है। तो अगर जीएसटी की वैल्यू को मशीन की वैल्यू में ऐड कर दिया और आपने उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया जीएसटी अमाउंट पे, तो आपको आईटीसी नहीं मिलता।
तो इस हैवी मशीन का आपको आईटीसी नहीं मिल पाएगा, ये क्वेश्चन में पूछा हुआ है। इधर आपको कोई भी आईटीसी नहीं मिल पाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन था ये वाला, क्या इसको आईटीसी मिल पाएगा? आईटीसी ऑन मशीन कैन नॉट बी अवेल्ड सिंस डेप्रिसिएशन हैज बीन क्लेम्ड ऑन द जीएसटी पेड ऑन द मशीन अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वही सही है। एक बार तसल्ली के लिए रीड कर लेते हैं। ITC on the machine shall be allowed to the extent of 50% in the current and 50% in the subsequent। गलत स्टेटमेंट है। ITC on the machine shall be allowed in the current financial year only to the extent of the debt claimed on the GST। गलत स्टेटमेंट है। Full ITC of GST paid on the machine can be availed। गलत स्टेटमेंट है। तो अगर आपने GST को कैपिटलाइज करके उस पर डेप्ट क्लेम कर लिया तो उस केस में उसका ITC आपको नहीं मिलता। ऐसी बातें सेक्शन 16 में लिखी हुई हैं। आगे क्वेश्चन क्या कहता है? अपार्ट फ्रॉम दिस बाली बेल हैज अ टैक्स इनवॉइस डेटेड 25 जुलाई ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर विद रिस्पेक्ट टू इनवर्ड सप्लाई ऑफ 50,000। पिछले साल जुलाई में हमने कुछ इनपुट्स परचेज करे थे 50,000 रुपए के, और उस पर हमने जीएसटी दिया था 18% का, और कंपनी ने इस पे आईटीसी अभी तक अवेल नहीं किया है। तो हम आईटीसी कब तक अवेल कर सकते हैं? सर हम आईटीसी अवेल कर सकते हैं 30 नवंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, 30 नवंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, और आपकी एनुअल रिटर्न की फाइलिंग डेट, एनुअल रिटर्न की फाइलिंग डेट, इन दोनों में जो भी अर्लियर हो, इन दोनों में जो भी अर्लियर हो। बाली बेल डिस्ट्रीब्यूटेड सम फ्री सैंपल ऑफ गुड्स इन द मंथ ऑफ अक्टूबर टू इट्स कस्टमर टू प्रमोट इट्स सेल्स। अगर आपने फ्री सैंपल्स बांटे होते हैं तो इसका आईटीसी क्या रहता है? सर इसका आईटीसी आपका ब्लॉक रहता है। तो इसका भी आंसर कर ही देते हैं, लगे हाथ। इसका भी आंसर कर देते हैं कि अगर आपने फ्री सैंपल्स बांटे हुए हैं तो आप उसका आईटीसी नहीं ले सकते। नो द आईटीसी ऑन द फ्री सैंपल इज ब्लॉक्ड अंडर सेक्शन 17(5)। 17(5) में इसका आईटीसी ब्लॉक्ड है। आगे का स्टेटमेंट क्या कहता है? बाली बिल्स ने सप्लाई करी है नवंबर के महीने में। इसका जो बेसिक प्राइस है बिफोर टीसीएस अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 इज 45,000। तो टीसीएस हटा के 45,000 बेसिक प्राइस है। हमने टीसीएस कलेक्ट किया है 2500 का। तो क्या टीसीएस वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनता है? नहीं, टीसीएस वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं बनता। टैक्सेस अदर देन जीएसटी हम वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनाते हैं, लेकिन अगर हमने इनकम टैक्स के अंदर टीसीएस कलेक्ट किया है तो टीसीएस इज नॉट अ पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई। टीसीएस तो इनकम टैक्स है, इसे आप ऐड नहीं कर सकते, तो ये आपके वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं बनेगा। इट रिसीव्ड अ सब्सिडी ऑफ 3,500 फ्रॉम द भारत फाउंडेशन for the usage of green energy and the subsidy was linked to the units of energy and not to the aforesaid product। तो सब्सिडी आपकी प्रोडक्ट से लिंक्ड नहीं है। एक तरीके की ये जनरल सब्सिडी है कि आपने ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल किया है, मतलब आपने सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किया होगा इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, मतलब आपने एनवायरनमेंट का ख्याल रखा, उसके लिए भारत फाउंडेशन प्राइवेट लिमिटेड ने आपको सब्सिडी दी। दिस सब्सिडी इज नॉट लिंक्ड टू द प्रोडक्ट, और सब्सिडी अगर प्रोडक्ट से लिंक्ड नहीं है तो इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करना है। ये जनरल सब्सिडी है, इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करना है। तो इसका आप कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करके चलोगे, ना ही ये ऐड होगी और ना ही ये माइनस होगी, ना ही ये ऐड होगी ना ही ये माइनस होगी। बाली बेल हैज नॉट फर्निश्ड इट्स एनुअल रिटर्न फॉर द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर टिल द एंड ऑफ नवंबर एंड विल फर्निश इट इन द मंथ ऑफ दिसंबर ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर। तो एनुअल रिटर्न को लेकर क्वेश्चन ने डेटा दे दिया कि हमने अभी तक एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया है नवंबर एंड तक, और हम एनुअल रिटर्न फाइल करने का प्लान कर रहे हैं दिसंबर के महीने में। तो इसका मतलब ये जो जुलाई वाला बिल था पिछले साल का, जो पिछले साल का जुलाई वाला बिल था वो इस साल के 30 नवंबर तक आप क्लेम कर सकते हो, क्योंकि एनुअल रिटर्न तो अभी तक आपने फाइल ही नहीं करी। 30 नवंबर तक आपने एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करी, आप एनुअल रिटर्न फाइल करोगे दिसंबर में, और इसका आईटीसी लेने का लास्ट डेट क्या है? 30 नवंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, और एनुअल रिटर्न की फाइलिंग डेट।
एनुअल रिटर्न आप दिसंबर के महीने में भरोगे, तो एनुअल की रिटर्न आपकी अर्लियर नहीं होगी, इट विल बी लेट। तो आपका 30 नवंबर जो है वो लास्ट डेट निकलेगा ऑफ क्लेमिंग द आईटीसी। तो ये आपके पास आ गया, 30th नवंबर विल बी द लास्ट डेट फॉर क्लेमिंग द आईटीसी। इसके बाद लास्ट पार्ट उसने पूछा था कि वैल्यू ऑफ सप्लाई आपको बताना है। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा सर, ये 45,000 ही वैल्यू ऑफ सप्लाई बन जाएगा, क्योंकि टीसीएस आपको इंक्लूड नहीं करना, सब्सिडी का आपको कोई ट्रीटमेंट नहीं करना। दिस 45,000 विल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई। एक बार ये आंसर्स को वेरीफाई कर लेते हैं। यहां पर हमें एग्रीगेट टर्नओवर भी निकालना है जो बाकी है। एग्रीगेट टर्नओवर के लिए आप ये वाला डेटा यूज करोगे, इसमें आपका टैक्सेबल सप्लाई भी आ जाएगा, एग्जेम्प्ट भी आ जाएगा। आपको एक्सपोर्ट की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है, आपको इंटर स्टेट सप्लाई की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है। एग्जेम्प्ट सप्लाई आपको दी है 15 और 10, 25 लाख रुपए की, 25 लाख रुपए की आपको एग्जेम्प्ट सप्लाई दी हुई है, और टैक्सेबल सप्लाई आपको दी हुई है 70 लाख की। टैक्सेबल सप्लाई आपको दी हुई है 70 लाख की, तो टोटल आपके पास 95 लाख आ रहा है। तो पहले का जो आंसर आएगा वो बी आएगा, पहले का आंसर बी आएगा, दूसरे का आंसर ए आएगा, दूसरे का आंसर ए आएगा, तीसरे का आंसर सी आएगा, चौथे का आंसर ए आएगा, और फिफ्थ का आंसर भी आपका ए निकल कर आएगा। हाँ जी, सारे के सारे पॉइंट्स हमारे क्लियर हैं। अब गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। चिल लिमिटेड दिल्ली, a registered supplier is manufacturing machine, has made a taxable supply of machine during the month of March. मार्च महीने का डेटा है। It furnished the following details of each such machine. It furnished the details of following machine. तो ये मशीन के मैन्युफैक्चरर हैं, मशीन सप्लाई करते हैं, मशीन की डिटेल ये आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। लिस्ट प्राइस ऑफ द मशीन इज 10 लाख। Subsidy received from the central government for the supply of machine to the government, exclusively related to the supply of machine. Subsidy received from the NGO for the supply of machine to an old age home, exclusively related to the supply of good. Tax levied by the municipal authority, add करा जाएगा value of supply में. Packing charges add करे जाएंगे value of supply में. The list price of the machine is after considering the two subsidies received. आपका जो ये लिस्ट प्राइस है इसमें से सब्सिडी माइनस हो रखी है। तो बाबू सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सब्सिडी होती है वो आपके वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं होती, और ऑलरेडी ये डिडक्टेड है, तो आपको इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करना, आपको इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करना, नो ट्रीटमेंट, इग्नोर करना है बिल्कुल वैसे ही जैसे आपकी क्रश आपको करती है, इसको भी इग्नोर करो। ये 2,10,000 रुपए का कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सब्सिडी होती है वो वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं होती। लिस्ट प्राइस जो है वो आफ्टर कंसीडरिंग द सब्सिडी है, मतलब लिस्ट प्राइस में ये 2,10,000 ऑलरेडी हटे हुए हैं, तो हमें भी तो हटाने ही थे, ऑलरेडी हटे हुए हैं, हमें इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करना। लेकिन जो एनजीओ की सब्सिडी है ये वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनेगी, तो इसे हम ऐड कर रहे हैं। अब क्योंकि ये सब्सिडी डायरेक्टली रिलेटेड है प्रोडक्ट से, ये सब्सिडीज डायरेक्टली रिलेटेड है प्रोडक्ट से, इसीलिए इनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। ओके जी। इसके के बाद कहता है हाउ एवर द अदर चार्जेस टैक्सेस फीस आर चार्ज टू द कस्टमर ओवर एंड अबव द लिस्ट प्राइस। तो हमने ये म्युनिसिपल अथॉरिटी वाला टैक्स लिस्ट प्राइस के अलावा चार्ज किया है, इंक्लूड करेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई में। पैकिंग चार्ज हमने अलग से चार्ज किया है, इसे भी हम इंक्लूड करके चलेंगे। Further, the company has provided the following information pertaining to the purchases made or services availed by it in respect of the supply of the said machine during the month of March. तो यहां पे आपको purchases की इंफॉर्मेशन दी जा रही है, यहां पर आपको purchases की इंफॉर्मेशन दी जा रही है। आपने रॉ मटेरियल खरीदा है मार्च में, आपने रॉ मटेरियल खरीदा है मार्च में, लेकिन इसका इनवॉइस आपके पास अप्रैल में आएगा। तो सेक्शन 16 कहता है कि आपके पास गुड्स भी रिसीव हो चुके होने चाहिए और आपके पास इनवॉइस भी होनी चाहिए। अगर मार्च में गुड्स आए हैं, मार्च में इनवॉइस आई है, गुड्स आपके पास अप्रैल में आएंगे,
गुड्स आपके पास अप्रैल में आएंगे, मतलब गुड्स आपको रिसीव नहीं हुए हैं, तो इसका आईटीसी आप नहीं ले सकते। सेक्शन 16 इसका आईटीसी आपको नहीं देता। मेंबरशिप ऑफ अ अवेल्ड फॉर द एम्प्लॉइज वर्किंग इन अ फैक्ट्री नॉट ऑब्लिगेटरी टू बी प्रोवाइडेड अंडर द लॉ। तो मेंबरशिप ऑफ क्लब का आईटीसी मिलता है अगर ये ऑब्लिगेटरी होता। अगर ये ऑब्लिगेटरी नहीं है तो इसका क्रेडिट 17(5) के अंदर ब्लॉक्ड है। इनपुट्स टू बी रिसीव्ड इन 6 लॉट, जिसमें से आपको पहला ही लॉट मिला है, तो सेक्शन 16 कहता है कि इसका आईटीसी आप ले पाओगे जब आपको लास्ट लॉट मिलेगी, पहली लॉट मिलने पे आईटीसी नहीं मिलेगा। ट्रक यूज्ड फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, इसका आईटीसी आपको मिल जाएगा। कैपिटल गुड्स आपने खरीदे हैं, आउट ऑफ 3 आइटम्स इनवॉइस फॉर 2 आइटम्स इज मिसिंग। 3 कैपिटल गुड्स थे जिसमें से 2 की इनवॉइस आपके पास नहीं है। जिसका इनवॉइस नहीं है उसका आईटीसी भी नहीं मिलेगा। इन 2 इनवॉइसेस पे जीएसटी 282 का है, यानी कि आप 350 का क्रेडिट नहीं ले पाओगे। 350 में से आपका कितना माइनस कर दिया जाएगा? 282 माइनस कर दिया जाएगा। 350 में से आपका 282 माइनस कर दिया जाएगा। भाई मेरा कैलकुलेटर कहां चला गया? कोई बात नहीं, हम मोबाइल का कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं। 350 में से 282, 350 में से 282, 350 में से 282, सर आपको 68,000 का क्रेडिट मिल जाएगा। यानी कि टोटल आईटीसी आपके पास कितना आ जाएगा? 150 प्लस 68, 150 प्लस 68, 150 प्लस 68, 2,18,000 का आईटीसी आपके पास आ जाएगा। 2,18,000 का आईटीसी आपके पास आ जाएगा। जरा मुझे ये बताओ कि हमने गुड्स कहां से परचेज करे हैं? हमने गुड्स कहां से परचेज करें? क्वेश्चन कुछ बता रहा है आपको? नहीं बता रहा। क्वेश्चन में आप दिल्ली के हो लेकिन आपने सेल कहां पर करी है? क्वेश्चन ये बता रहा है? नहीं बता रहा। क्वेश्चन में आपको सेल नहीं बताई गई कि आपने सेल कहां करी है। क्वेश्चन में परचेजेस नहीं बताई गई कि आपने परचेजेस कहां से करी है। ठीक है, कोई बात नहीं। नीचे क्वेश्चन बताएगा आपको रेट ऑफ सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, all the inward and outward supply are exclusive of taxes. All the conditions necessary for availing the ITC has been fulfilled subject to the information given above. All inward and outward supplies are interstate supply. कह रहा है जितनी भी इनवर्ड और आउटवर्ड सप्लाई करी है सब इंटरस्टेट है, यानी कि आपका आउटवर्ड सप्लाई में भी आईजीएसटी इन्वॉल्व होगा और इनवर्ड सप्लाई में भी आईजीएसटी ही इन्वॉल्व होगा। कुछ नहीं करना इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना। सबसे पहले आपने वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालनी है। आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई कितनी आ रही है? वैल्यू ऑफ सप्लाई में ये 10 लाख, ये 2 12, 12 और 2 50, 14 50, 14 50 और 1 25। आपके पास 1575 की वैल्यू ऑफ सप्लाई आ जाएगी। अब आपका आउटपुट आईजीएसटी 1575 का 18% आ जाएगा। 1575 का 18% कितना होता है बेटा? 1575 का 18%, 1575 का 18%, 283,500, 283,500 और टोटल आईटीसी आपके पास अवेलेबल है 218। आईटीसी आपके पास अवेलेबल है 218। देखिए 283,500 और 218, 283,500 ये आउटपुट आईजीएसटी है। इसमें से माइनस करेंगे आईटीसी आईजीएसटी का 218 और आपके पास 65,500 लाइबिलिटी आ जाएगी। ये आपको कैश लेजर से पे करनी है। ये आप कैश लेजर से पे करेंगे अपनी नेट टैक्स लाइबिलिटी। ठीक है जी, नेट जीएसटी टू बी पेबल इन कैश। ओके ग्रेट। तो मतलब यहां पर आईटीसी का क्वेश्चन और वैल्यू ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन मिक्स करके क्वेश्चन बना दिया गया। आईटीसी और वैल्यू ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन
मिक्स करके यहां पर क्वेश्चन आपके लिए तैयार किया गया है। चलिए, इसके बाद अगला 7th का ए पॉइंट, ईडन लिमिटेड रजिस्टर्ड है अंडर जीएसटी। ईडन लिमिटेड रजिस्टर्ड है अंडर जीएसटी एंड डीलिंग इन द एजुकेशनल टॉयज हैज एन एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ 18 करोड़ इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। पिछले साल इनका एग्रीगेट टर्नओवर 18 करोड़ का था। द टैक्स कंसल्टेंट ऑफ ईडन हैज एडवाइज टू इशू द ई इनवॉइसेस मैंडेटरली। टैक्स कंसल्टेंट ने कहा कि आपको ई इनवॉइसेस इशू करनी है इन द करंट फाइनेंशियल ईयर, लेकिन ईडन लिमिटेड कहता है क्योंकि इसका एग्रीगेट टर्नओवर थ्रेशोल्ड से कम है ई इनवॉइसिंग के, तो इसे ई इनवॉइसेस बनाने की जरूरत नहीं है। आपको बताना है कि सर कंसल्टेंट सही है कि क्लाइंट सही है, कंसल्टेंट सही है कि क्लाइंट सही है। तो भाई ऐसा है, ई इनवॉइसिंग का थ्रेशोल्ड पहले 10 करोड़ हुआ करता था, 20 करोड़ हुआ करता था, लेकिन अब यह थ्रेशोल्ड 10 करोड़ हो गया है। तो 2017-18 से लेकर अभी तक किसी भी ईयर में, 2017-18 से लेकर अभी तक किसी भी ईयर में अगर आपका टर्नओवर 10 करोड़ को एक्सीड करता है तो आपके लिए ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी है। ई इनवॉइसिंग हैज बीन मैंडेटरी फॉर ऑल द रजिस्टर्ड बिजनेसेस विद एन एग्रीगेट टर्नओवर इन एनी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। एनी, किसी भी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 2017-18, 2017-18 ऑनवर्ड, 2017-18 ऑनवर्ड किसी भी फाइनेंशियल ईयर में अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड करता है 10 सीआर को इन रिस्पेक्ट ऑफ B2B सप्लाईज और फॉर द एक्सपोर्ट्स, तो उस केस में आपके लिए ई इनवॉइसिंग करना मैंडेटरी है। उसके लिए ई इनवॉइसिंग करना मैंडेटरी है। तो यहां पर जो टैक्स कंसल्टेंट है वो सही है, और हमारा जो ईडन लिमिटेड है वो गलत है। आपको ई इनवॉइसिंग करनी पड़ेगी। इसके बाद क्वेश्चन कहता है अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। तो एक गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, जीएसटी में रजिस्टर्ड है, इसका एग्रीगेट टर्नओवर पिछले साल का 22 करोड़ का है। आपको कमेंट करना है विद द हेल्प ऑफ द रिलेवेंट प्रोविजन, क्या इस डिपार्टमेंट को ई इनवॉइसेस इशू करने हैं? द आंसर इज नो। जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं उनको रिलैक्सेशन है, उनको ई इनवॉइसिंग नहीं करनी। तो सरकार कहती है कि अगर आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन की यूनिट हो, या फिर आप इंश्योरेंस कंपनी हो, बैंकिंग कंपनी हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, एनबीएफसी हो, आप जीटीए हो, आप पैसेंजर के ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज देते हो, आप सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स का क्या करते हो, डिस्प्ले करते हो, मतलब कि आप मल्टीप्लेक्स वगैरह चला रहे हो, या फिर आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और लोकल अथॉरिटी हो, तो ऐसे केस में आपको ई इनवॉइसिंग नहीं करनी इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपका टर्नओवर थ्रेशोल्ड को एक्सीड कर रहा है या नहीं कर रहा। फर्दर, द अबव टैक्स पेयर आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ ई इनवॉइसिंग, ठीक है, even if their aggregate turnover is exceeding the threshold limit. In the given case, the government department is not required to issue the e-invoice in the current financial year, even if its aggregate turnover has exceeded 10 CR. ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, बत्रा लिमिटेड एक नॉर्मल टैक्स पेयर है, वाइंडिंग अप इट्स बिजनेस इन राजकोट। ये अपना बिजनेस राजकोट में वाइंड अप कर रहे हैं। Tax consultant of Batra has suggested that Batra will have to file either the annual return or the final return at the time of voluntarily cancellation of registration. Do you agree with the stand taken by tax consultant of Batra? Offer your comments. Ignore the aggregate turnover of Batra Limited. सर, जब आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है तो ऐसे केस में आपको फाइनल रिटर्न भरनी होती है। विद इन 3 मंथ्स आपको 3 महीने के अंदर अंदर अपनी फाइनल रिटर्न भरनी होती है। 3 महीने कहां से काउंट होते हैं? सर, जिस दिन ऑर्डर आया है कैंसिलेशन का उस दिन से 3 महीने, या फिर जो डेट ऑफ कैंसिलेशन है, जिस दिन से आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो रहा है, इन दोनों में जो भी लेटर है वहां से 3 महीने के अंदर अंदर आपको फाइनल रिटर्न भरना होता है।
और कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा है कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो रहा है तो आपको एनुअल रिटर्न नहीं भरनी, या कहीं ऐसा नहीं लिखा कि अगर एनुअल भर दी है तो फाइनल नहीं भरनी, ऐसा कहीं नहीं लिखा। तो जब आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी होगा तो सर आपको फाइनल रिटर्न भी भरनी रहेगी और आपको एनुअल रिटर्न भी भरनी रहेगी। सर बत्रा के टैक्स कंसल्टेंट कहते हैं कि या तो इधर आप एनुअल रिटर्न भरो या तो फाइनल रिटर्न भरो, कोई एक चीज भरनी है। तो यह गलत है। जब आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा तो आपको फाइनल रिटर्न तो भरनी ही है, इसके साथ साथ एनुअल रिटर्न की ऑब्लिगेशन भी आपके ऊपर बरकरार रहेगी, आप उससे नहीं बच सकते। नो, द स्टैंड टेकन बाय द कंसल्टेंट इज नॉट करेक्ट। Annual return is required to be filed by every registered person paying the tax under the normal scheme. Final return is to be filed by the registered person who have applied for the cancellation of registration within 3 months from the date of cancellation or the date of cancellation order. In the given case, Batra is a registered person winding up its business. He has to file both annual as well as the final return. तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपके पास ऑप्शन नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 आता है। श्याम नाथ एक रजिस्टर्ड पर्सन है, इन्होंने मूवमेंट करी है गुड्स की ऑफ कंसाइनमेंट वैल्यू एक्सीडिंग 50,000 इन रिलेशन टू अ सप्लाई एंड दस जनरेटेड द ई वे बिल। ठीक है, जब आप 50,000 रुपए से ज्यादा की कंसाइनमेंट वैल्यू का माल मूव करते हो तो आपको ई वे बिल जनरेट करना होता है। ठीक है, आफ्टर द जनरेशन ऑफ द ई वे बिल इनको मिस्टेक मिलती है ई वे बिल पे और ये उसको एडिट करना चाहते हैं। आपको बताना है क्या श्यामनाथ ई वे बिल को एडिट कर सकते हैं? देखो, ई वे बिल कभी भी एडिट नहीं होता। आप विद इन 24 आवर्स आपने ई वे बिल जनरेट किया, आप विद इन 24 आवर्स ई वे बिल को कैंसिल करके एक नया बिल बना सकते हो। आपने ई वे बिल जनरेट किया और उस ई वे बिल में आपको कोई मिस्टेक मिलती है तो आप 24 घंटे के अंदर अंदर उस ई वे बिल को कैंसिल करके एक नया ई वे बिल जनरेट कर सकते हो। अब ई वे बिल के अंदर 2 पार्ट होते हैं। पार्ट ए जिसमें सप्लायर और रिसिपिएंट का डिटेल होता है, गुड्स जो आप सप्लाई कर रहे हो, जो गुड्स मूव कर रहे हो, बेसिकली सप्लाई नहीं लिखूंगा, जो गुड्स का मूवमेंट कर रहे हो उसका डिटेल होता है, उसका HSN कोड क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, उसका GST रेट क्या है, ये सारी चीजें उसके अंदर होती हैं। और पार्ट बी के अंदर ट्रांसपोर्टर की डिटेल होती है। पार्ट बी के अंदर ट्रांसपोर्टर की डिटेल होती है। तो आप जो ट्रांसपोर्टर की डिटेल है उसे अपडेट कर सकते हो। कब? जब आपका कन्वेंस बदले। जब आपका कन्वेंस बदले, मान लो ए ट्रक से माल जा रहा था, ए ट्रक का एक्सीडेंट हो गया, अब बी ट्रक से माल जाएगा, ए ट्रक से माल को बी ट्रक पे लोड किया जाएगा और बी ट्रक लेके जाएगा, तो अपडेट कर सकते हो। लेकिन पार्ट बी को आप अपडेट कर सकते हो। ट्रांसपोर्टर की डिटेल्स पार्ट बी में अपडेट हो सकती हैं, लेकिन एडिट नहीं हो सकता, एडिट नहीं हो सकता। तो यहां पर आपको कैंसिल करके एक नया जनरेट करना पड़ेगा। इफ देयर इज अ मिस्टेक, इनकरेक्ट और अ रॉन्ग एंट्री इन द ई वे बिल, देन इट कैन नॉट बी एडिटेड। आप उसे एडिट नहीं कर सकते। ओनली ऑप्शन जो आपके पास अवेलेबल है कि आप 24 घंटे के अंदर अंदर एक नया ई वे बिल क्या कर दें? जनरेट कर दें। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन आता है, एग्जामिन द इंप्लीकेशन ऑफ जीएसटी ऑन द पेमेंट ऑफ ऑनरेरियम टू द गेस्ट एंकर्स। कई बार हम लोग गेस्ट को बुलाते हैं और गेस्ट एंकर्स को ऑनरेरियम देते हैं, उनको ऑनर करते हैं, उनको पैसा देते हैं इधर एंकर बनने का, इधर आने का, राइट? तो कोई भी इवेंट है, उस इवेंट पे हमने गेस्ट को बुलाया और गेस्ट को ऑनर करने के लिए हमने उसको पैसा दिया, कुछ अमाउंट दिया, 4,000, 5,000, 10,000, वॉट एवर द केस में भी। तो अगर आप गेस्ट एंकर को ऑनरेरियम देंगे तो वो ऑनरेरियम इज अ कंसिडरेशन फॉर द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द एंकर। तो यहां पर ये सप्लाई की डेफिनेशन में कवर हो जाएगा सेक्शन 7(1)(a) में। और सर यहां पर जीएसटी आपका एप्लीकेबल होगा। लेकिन अगर उस एंकर का एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख एक्सीड नहीं करता तो सर वो एंकर लायबल टू रजिस्टर नहीं है। और अगर एंकर का टर्नओवर 20 लाख एक्सीड नहीं करता, वो अनरजिस्टर्ड है, तो वो जीएसटी भी पे करने के लिए गवर्नमेंट को लायबल नहीं है। लेकिन इस ट्रांजैक्शन को सप्लाई माना गया है और इसके ऊपर जीएसटी लगाया जाएगा। इसके ऊपर जीएसटी की कोई भी एग्जेम्पशन नहीं है। ये वाली सर्विस नेगेटिव लिस्ट के अंदर भी नहीं आती। देखिए क्या कहता है इंस्टीट्यूट, कहता है
जीएसटी ऑन द ऑनरेरियम पेड टू द गेस्ट एंकर, संसद टीवी, other TV channel invite the guest anchor to participate in their shows and pay the remuneration to them in the form of honorarium। तो क्या बोल रहा है कि टीवी चैनल्स इनवाइट करते हैं गेस्ट एंकर को जो कि उनके शो में पार्टिसिपेट करते हैं और उनको रेम्यूनरेशन दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ ऑनरेरियम। इट इज क्लैरिफाइड दैट द सप्लाई ऑफ गुड और सर्विस आर टैक्सेबल अनलेस एग्जेम्प्ट और डिक्लेयर्ड एज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट द सप्लाई ऑफ सर्विस। अगर वो एग्जेम्प्ट है तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, अगर वो नेगेटिव लिस्ट पे है उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। तो सर इसको कहीं पर भी ना नेगेटिव लिस्ट में डाला हुआ है और ना ही इसको एग्जेम्पशन दी हुई है। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द गेस्ट एंकर इन ल्यू ऑफ ऑनरेरियम अट्रैक्ट्स द जीएसटी लायबिलिटी। हाउएवर अगर गेस्ट एंकर का एग्रीगेट टर्नओवर इन अ फाइनेंशियल ईयर एक्सीड नहीं करता 20 लाख, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में 10 लाख, तो वो लायबल नहीं है रजिस्ट्रेशन के लिए, और अगर वो जीएसटी में लायबल नहीं है रजिस्ट्रेशन के लिए तो जीएसटी पे करने के लिए भी लायबल नहीं है। राइट दोस्तों, तो इसी के साथ हम लोगों ने ये सेशन जीएसटी का कंप्लीट कर लिया। छोटा सा सेशन था, स्वीट सा, प्यारा सा। उम्मीद करता हूं आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय टू एवरीवन, टेक केयर।